हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे बायो में चैप्टर नंबर 29 का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करने वाला है थायराइड ग्लैंड। अभी तक अपन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दो ग्लैंड कर चुके हैं, तो थर्ड ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं जो कि बेसिकली क्या है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की सबसे पहले पोजीशन देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड होती कहां पर है। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है नेक रीजन में होती है, बोले तो यहां पर वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ ट्रैकिया। अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, ट्रैकिया के लेटरल पार्ट क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई चीज है और अगर मान लो वो ऐसे लिटी हुई है, तो इसकी ऊपर वाली सरफेस कहलाती है डोर्सल और नीचे वाली सरफेस क्या कहलाती है, वेंट्रल। अब ह्यूमन जो है वो ऐसे बाइपेडल मोशन शो करने लग गया, तो ह्यूमन की जो पीछे वाली सरफेस है ये डोर्सल कहलाती है और आगे वाली क्या कहलाती है, वेंट्रल सरफेस। तो ट्रैकिया के वेंट्रल सरफेस बोले तो आगे वाली साइड से विजिबल होगी, देखो ये आगे वाली साइड से, और लेटरल बोले तो साइड में भी होगी, आगे और साइड में होती है ट्रैकिया के। इसका मतलब पीछे से थोड़ी गायब होती है। वो अभी अपन जब पैराथायराइड ग्लैंड का डायग्राम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये जो आपको ये थायराइड ग्लैंड दिख रही है ये ट्रैकिया के पूरे चारों तरफ नहीं है, ये आगे से दिख रही है, साइड में भी होगी और पीछे से थोड़ी सी ओपन है, पीछे से ट्रैकिया दिखेगा, ठीक है, वो अभी अपन देखेंगे। तो ये यहां पर होती है, लैरिंग्स के नीचे होती है, ऐसे भी समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो लीवर। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो अभी लीवर। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो फिर अपन को क्या आंसर लिखना है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड है, अगर इसको मैं अंदर से देखूं तो थायराइड ग्लैंड में कुछ ऐसा दिखता है, बहुत सारे स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखते हैं। इन स्फेरिकल स्ट्रक्चर को कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थायराइड फॉलिकल्स। अब ये थायराइड जो फॉलिकल्स जो होती है, इन थायराइड फॉलिकल्स की जो बाउंड्री है वो क्यूबॉइडल लेयर की होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, और एक लेयर है इसलिए क्या बोला गया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। साथ में ये सिक्रेशन का भी काम करती है, इसलिए ये लेयर क्या कहलाई, सिंपल क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियम। वापस रिपीट करते हैं, थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखते हैं जिनको फॉलिकल्स कहते हैं। फॉलिकल्स की जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, कोई तकलीफ नहीं। इस सिंपल क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होती है अंदर एक सेंटर पार्ट को कवर करती है, जिसके अंदर क्या होता है, इस कैविटी के अंदर आयोडोथायरोग्लोबुलिन होता है। ये एक कोलाइडल सब्सटेंस होता है जो अपन ऐसे समझ सकते हैं इनएक्टिव थायराइड हार्मोन है, ठीक है। आगे और चीज जो लेबलिंग में, इनके अलावा ये फॉलिकल्स के अलावा जो ये सराउंडिंग पार्ट जो है इसको कहेंगे स्ट्रोमा, और इस स्ट्रोमा में बीच बीच में कुछ और सेल्स भी होती है जिसे कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स या जिसे सी सेल भी कहते हैं। तो ये अपना स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, थायराइड ग्लैंड का। ये सारा डिस्क्रिप्शन यहां पे लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते, देखो नेक्स्ट अपन लेते हैं हार्मोन। तो यहां से तीन हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है थायरोक्सिन हार्मोन, एक है ट्राई आयोडोथायरोनिन और एक है कैल्सिटोनिन। देखो एक चीज मैं क्लियर करता हूं, बचपन में जब अपन छोटी क्लास में ऐसे देखते थे तो कि थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन सीक्रेट होता है, तो वो थायराइड हार्मोन इस वाले हार्मोन और इस वाले हार्मोन दोनों को मिलाकर कहते हैं, इसको कहते हैं T4, इसको कहते हैं T3, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, कलेक्टिवली थायराइड हार्मोन कहते हैं। और एक और हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन जो अपन को 10th स्टैंडर्ड की बुक्स में नहीं पढ़ाते। अब देखो ये जो T4 और T3 है ये दोनों तो सिक्रेट होते हैं किससे, इसी सिंपल क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोले तो फॉलिकल से सिक्रेट होते हैं, और कैल्सिटोनिन जो है वो पैराफॉलिकुलर सेल से सिक्रेट होता है, कोई तकलीफ नहीं। और ये जो T4 और T3 ये दोनों कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, थायराइड हार्मोन। ये भी अपना डाउट क्लियर हो गया। एक और चीज, T4 बोले तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन और T3 बोले तो तीन है, कौन, आयोडीन, तो ट्राई आयोडोथायरोनिन। इन दोनों का स्ट्रक्चर हूबहू सेम होता है। ये बेसिकली दोनों ही हार्मोन टायरोसिन और आयोडीन से मिलते हैं, बनते हैं मतलब, और टायरोसिन और आयोडीन के मिलने पर जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें अगर तीन आयोडीन के मॉलिक्यूल है तो वो T3 कहलाता है, चार आयोडीन के मॉलिक्यूल है, सॉरी एटम है, तो उसे अपन टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहेंगे। T4 को थायरोक्सिन भी कहते हैं, और T4 और T3 कलेक्टिवली मिलकर थायराइड हार्मोन बनाते हैं। इसमें से T4 जो है वो करीब 65 to 90% पार्ट बनाता है, और रिमेनिंग कौन बनाता है, T3 बनाता है। T3 जो होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है कंपेरेटिवली T4 के। ये T4 भी बाद में जब काम करने की बारी आती है तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, T3 में, और एक आयोडीन हट जाता है, T4 T3 में कन्वर्ट होकर फिर वो वर्क करता है, ठीक है।
और एक चीज, ये दोनों ही हार्मोन जो है फॉलिकल सेल से सिक्रेट होते हैं और इन्हें सिक्रेशन करवाने के लिए ऊपर से ऑर्डर किस फॉर्म में आता है, टीएसएच के फॉर्म में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के फॉर्म में आता है। ठीक है, और ये दोनों हार्मोन का फंक्शन क्या है वो अभी अपन कलेक्टिवली एक साथ देखेंगे थायराइड हार्मोन के फंक्शन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन। ये सिक्रेट होता है पैराफोलिकुलर सेल से और ये जो है एंटी पैराथार्मोन का काम करेगा। देखो अभी अपन आगे एक और ग्लैंड पढ़ेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड, और उससे जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसे कहते हैं पैराथार्मोन। वो और ये जो कैल्सिटोनिन है एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ध्यान से सुनना, पैराथार्मोन जो होता है वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, जबकि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाता है। ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाकर बॉन पे डिपॉजिट करता है और वो बॉन से कैल्शियम लेकर ब्लड में डालता है। तो अपोजिट फंक्शन हो गए। एक और चीज, ये वाला जो होता है वो फॉस्फेट के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है और वो फॉस्फेट के लेवल को घटाता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है डिक्रीज द डिग्रेडेशन ऑफ बॉन, मतलब बॉन को डिग्रेड होने से बचाएगा। इसका मतलब बॉन के अंदर से कैल्शियम निकलने को बचा रहा है और उल्टा करेगा, कैल्शियम को ब्लड में से कम करके वापस बॉन के ऊपर डिपॉजिट करने लगेगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं कि ये जो दोनों कलेक्टिवली क्या कहलाता है, थायराइड हार्मोन, उसके फंक्शन क्या है। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं और लेते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन जो है, थायराइड हार्मोन जो होता है या थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और इस मेटाबॉलिक रेट की जगह बीएमआर वर्ड भी यूज हो सकता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसमें क्या क्या आता है, हर चीज को यूटिलाइज करने की रेट, हर चीज के मैन्युफैक्चरिंग की रेट जो होती है वो मेटाबॉलिज्म की रेट कहलाती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। मेटाबॉलिज्म दो तरह के, मतलब दो तरह के प्रोसेस को कलेक्टिवली कहते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो अब देखो, एक तो मेटाबॉलिक रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी, जो किसके लिए जरूरी होता है, ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा ये ब्लड में एमिनो एसिड के लेवल को बढ़ाता है, ग्लिसरॉल के लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोनियोजिनेसिस को इंक्रीज करता है। ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या होता है, मतलब एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस को ग्लूकोनियोजिनेसिस कहते हैं। ठीक है, साथ ही में इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें एम्ब्रियो पहले लार्वा में कन्वर्ट होता है और लार्वा एडल्ट में, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनमें लार्वा से एडल्ट बनना या लार्वा से जो मतलब यंग स्टेज होती है, मैच्योर्ड स्टेज होती है, वो बनना क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। और जिनमें भी मेटामॉर्फोसिस होता है उनमें मेटामॉर्फोसिस किसकी वजह से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये हटा दिया जाए तो क्या होगा, ये हो जाए तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी टैडपोल को थायरोक्सिन हार्मोन ना दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा, तो वो जो टैडपोल होगा वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। नेक्स्ट, ये माउंटिंग और ऑस्मो रेगुलेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है ये एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की एक्टिविटी को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये याद रखना, मेटामॉर्फोसिस वाला। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। नेक्स्ट है डिजीज रिलेटेड टू थायराइड हार्मोन। अब देखो थायराइड हार्मोन के या तो ज्यादा सिक्रेशन की वजह से डिजीज होगी या कम सिक्रेशन की वजह से। तो पहले अपन लेते हैं जिसमें थायराइड हार्मोन कम सिक्रेट होता है। तो सबसे पहला है क्रिएटिनिज्म। अब क्रिएटिनिज्म में क्या होता है, थायराइड हार्मोन जो है वो कम सिक्रेट हो रहा है, हाइपोसिक्रेशन मतलब कम सिक्रेट हो रहा है, लेकिन कब, जब चिल्ड्रन या यंग स्टेज थी, मतलब अर्ली स्टेज में अगर थायराइड हार्मोन कम सिक्रेट हो तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे। ऐसे केस में उस पर्सन मतलब उस बच्चे की जो मेंटल और फिजिकल ग्रोथ है दोनों ही रिटार्डेड हो जाएगी। ना तो वो मेंटली डेवलप हो पाएगा, ना वो फिजिकली डेवलप हो पाएगा, तो वो ड्राफ रह जाएगा, बौना रह जाएगा। एक बौना अपन पहले भी समझ चुके हैं, ड्राफिज्म का एक टाइप अपन पहले भी देख चुके हैं जिसको कहा था मिडगट्स, और एक अभी है, इसको कहते हैं क्रिएटिन्स। दोनों में फर्क क्या है, मिडगट्स जो होते हैं वो पिट्यूटरी हार्मोन की कमी की वजह से होते हैं, और ये जो है वो थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से होता है। उनका आईक्यू लेवल बराबर होता है, इनका आईक्यू लेवल भी क्या होता है, लो होता है। इसके साथ साथ थायराइड हार्मोन के जो जो फंक्शन है वो भी कम होंगे,
मतलब बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट कम होगी, ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट रेट कम होगा, आईक्यू लेवल क्या होगा, लो होगा, और साथ में ये इनफर्टाइल भी होंगे। यही अगर थायराइड हार्मोन मतलब जब वो पर्सन एडल्ट हो जाए तब तक तो बराबर था, फिर कम हो जाए, मतलब एडल्ट स्टेज में हाइपोसिक्रेशन हो, तो कौन सी डिजीज होती है, मिक्सीडिमा। कौन सी डिजीज हो जाएगी, मिक्सीडिमा हो जाएगी, ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, देखो लगभग तो यही सिम्टम्स होंगे कि ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट रेट कम होगी, आईक्यू लेवल कम होगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो एक्टिविटी है वो कम हो सकती है। उसके साथ स्किन में जो स्पेशली फेस और हैंड्स की जो स्किन है उसमें पफीनेस आ सकती है। बेसिकली थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से क्या होगा, वाटर रिटेंशन बढ़ सकता है, तो इडिमा हो सकता है। इन पर्टिकुलर पार्ट में क्या होगा, वाटर रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से फूल जाएंगे, पफीनेस सी आ सकती है। बाकी तो वही है लो बीएमआर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, लैक ऑफ आईक्यू, मेमोरी, स्किन बिकम येलो, डिक्रीज रिप्रोडक्टिव एबिलिटी वगैरह। नेक्स्ट है अच्छी डिजीज है हाशीमोटो डिजीज, इंपोर्टेंट डिजीज है, और बेसिकली ये क्या होती है, एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। देखो ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, अपनी बॉडी जो होती है बाहर से जो फॉरेन एंटीजन आते हैं उनके टूवर्ड्स में क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन कभी कभी कुछ अबनॉर्मलिटी की वजह से बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को क्या करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है, उसके लिए एंटीबॉडी बनाने लग जाता है। ऐसी डिजीज को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। और इस वाले डिजीज में, हाशीमोटो डिजीज में क्या होता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो थायराइड ग्लैंड के लिए एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा, तो थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी, और जैसे जैसे डिस्ट्रॉय होगी वो थायरोक्सिन हार्मोन कम प्रोड्यूस करेगी, तो उसमें वो सारे सिम्टम्स आएंगे जो हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड की वजह से आते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो है, इसको सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहेंगे, सुसाइड का क्या मतलब होता है, कोई चीज खुद की वजह से मर जाए, तो ये जो अपने थायराइड ग्लैंड है वो खुद की बॉडी की वजह से ही किल हो रही। एक और है गॉइटर, जो आप सब जानते हैं आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो उतना हार्मोन नहीं बना पाएगी जितना बनाना चाहिए, हाइपोसिक्रेशन होने लगेगा और उसके सिम्टम्स आएंगे। इस डिजीज को गॉइटर कहते हैं। गॉइटर जब भी गले में कुछ स्वेलिंग आ जाए, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड हो, थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग की वजह से गले में स्वेलिंग दिखे, तो इसे गॉइटर कहते हैं। इसे और एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, इन दोनों को मैं आगे दोनों को कंपेयर करके डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ये हाइपोसिक्रेशन का केस है। ये चार डिजीज हाइपोसिक्रेशन की वजह से होती है, क्रिएटिनिज्म, मिक्सीडिमा, हाशीमोटो और गॉइटर। और हाइपर सिक्रेशन की वजह से कौन कौन सी होती है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, पल्मर डिजीज और ग्रेव डिजीज, ठीक है। इसमें से ये दोनों तो मैं आगे डायग्राम में आपको कंपेयर करके बताऊंगा। आगे वाली दोनों देखते हैं। प्लमर्स डिजीज में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है उसमें नोड बन जाते हैं, गांठें बन जाती है, और इस वजह से ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, और सारे सिम्टम्स कैसे आएंगे, हाइपर सिक्रेशन के आएंगे, मतलब ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट होने की वजह से। तो ज्यादा सिक्रेशन होगा तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्टलेसनेस होगी, बेचैनी सी होगी। जब हाइपोसिक्रेशन होता है, थायराइड हार्मोन कम सिक्रेट होता है, जो बॉडी में बहुत लेजीनेस सा होता है, इसमें यहां पर एक्स्ट्रा सा हो जाएगा, तो बेचैनी सी रहती है, पसीना आने लगता है, तो पेल्पिटेशन होने लगेगा, नर्वसनेस रहेगी, वेट लॉस होने लगेगा। और जब हाइपोसिक्रेशन होता है, कम सिक्रेट होता है, तो वेट गेन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज जो है स्वेलन कंडीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड है, इसको क्या कहते हैं, ग्रेव डिजीज। कुछ बुक में ये ग्रेव डिजीज और एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर एक ही हेडिंग से दे रखे, आपकी बुक में अलग अलग दे रखे। ये भी क्या करेगी, हाइपर सिक्रेशन कॉज करेगी, हाइपो नहीं, क्या सिक्रेट, हाइपर सिक्रेशन। ग्रेव डिजीज में क्या होगा, ज्यादा सिक्रेट होगा थायराइड हार्मोन, और इसकी वजह से वही सिम्टम्स आएंगे जो ऊपर है, इंक्रीज बीएमआर, बीपी, हार्ट रेट, रेस्टलेसनेस, पेल्पिटेशन, नर्वसनेस, वेट लॉस वगैरह। तो इसके साथ अपनी ये थायराइड ग्लैंड पूरी होती है। थायराइड ग्लैंड में ये अपने थायरोक्सिन के फंक्शन देखे, और ये सारी डिजीज है 7 डिजीज, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। मेटामॉर्फोसिस वाला मैं फिर बता देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। और इन दोनों को अभी अपन आगे देखते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि इन दोनों में क्या है। तो देखो, दो तरह की डिजीज होती है जिनके नाम अपने बिल्कुल एक जैसे हैं, एक है सिंपल गॉइटर और एक है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। पहले सिर्फ अपन गॉइटर की मीनिंग समझते हैं, गॉइटर क्या होता है। तो जब थायराइड ग्लैंड जो होती है वो इनलार्ज हो जाती है,
इनलार्ज थायराइड ग्लैंड को अपन क्या कहते हैं, गॉइटर। और जब भी थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होगी तो गले में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो दोनों ही डिजीज में, चाहे सिंपल गॉइटर हो चाहे एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हो, दोनों ही केस में गले में क्या होगी, स्वेलिंग होगी। हाँ, सिंपल गॉइटर में ये स्वेलिंग हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा हो, ठीक है। अब जो सिंपल गॉइटर जो होता है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और बेसिकली आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो ना तो T4 बन पाएगा ना T3 बन पाएगा, तो बोले तो थायराइड हार्मोन कम बनेगा। इसका मतलब ये एक तरह का हाइपोसिक्रेशन हुआ कि थायरोक्सिन हार्मोन कम सिक्रेट हो रहा है और इनलार्जमेंट हो जाएगा, इसलिए इसको गॉइटर भी कहते हैं। अब इस केस में जो होगा वो पर्सन को हाइपोसिक्रेशन के सिम्टम्स होंगे, लो बीएमआर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, वेट गेन, लेजीनेस और अदर हाइपोसिक्रेशन के सिम्टम्स होंगे। लेकिन जो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर जो होता है वो बेसिकली थायराइड ग्लैंड के ज्यादा एक्टिविटी की वजह से होता है। थायराइड ग्लैंड सच में ज्यादा वर्क करती है और सच में ज्यादा हाइपर सिक्रेशन करने लग जाती है। तो इस केस में थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा बनने लगता है, इसका आयोडीन से कोई लेना देना नहीं होता, और इस केस में गले में इनलार्जमेंट होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट होगा तो गले में स्वेलिंग आएगी, इसलिए इसे गॉइटर भी कहते हैं। और साथ ही साथ में आंखें जो होगी, वो आईज जो होगी वो स्वेलन आईज हो जाएगी, मतलब ऐसे बल्जिंग आउट बाहर की तरफ आ जाएगी, ऐसे ऐसे लगेगा पर्सन घूर रहा है, ठीक है, स्टेयरिंग विजन हो जाएगा। और क्योंकि बल्जिंग ऑफ आईबॉल हो रहा है इसलिए इसे एक्सोप्थेल्मिक कहते हैं, साथ में इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड है इसलिए इसे गॉइटर भी कहते हैं। तो ये अपने एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हो गया। अब इसमें जो सिम्टम्स होंगे वो सारे हाइपर सिक्रेशन के होंगे, हाई बीएमआर, बीपी, हार्ट रेट, वेट लॉस, रेस्टलेसनेस होगी, इरिटेशन होने लगेगी। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें तो 1 by 1 करते हैं। सिम्टम्स एक सिमिलर है, दोनों में गले में स्वेलिंग होती है, ठीक है। अब डिफरेंस देखते हैं। सिंपल गॉइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और ये एक तरह का हाइपोसिक्रेशन का केस है, ये हाइपर सिक्रेशन का केस है, ठीक है। इसमें सिर्फ गले में स्वेलिंग होती है, स्टेयरिंग विजन नहीं होता, आंखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में या इनलार्जमेंट होगा, साथ में स्टेयरिंग विजन भी होगा, ठीक है। और इसमें सारे सिम्टम्स कैसे आएंगे, हाइपोसिक्रेशन के, इसमें किसके आएंगे, हाइपर सिक्रेशन के, ठीक है। तो अपन ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो सबसे पहले देखते हैं पोजीशन। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, इसको अच्छे से समझो आप। ये अपने ट्रैकिया के इस तरफ और इस तरफ और आगे की तरफ कुछ इस तरीके से अपन ने थायराइड ग्लैंड डिस्कस की थी, और मैंने उस समय बोला था कि थायराइड ग्लैंड पीछे की तरफ से पूरा क्लोज पाथ नहीं बनाती। तो ये बैक व्यू है, फ्रंट व्यू वो था, ये बैक व्यू है। तो पीछे की तरफ देखो, ये पूरा क्लोज नहीं बना रही, बीच में गैप है, ठीक है। और पीछे की तरफ से देखने पर इसके ऊपर पी साइज में मटर के दाने जितनी दो ग्लैंड दोनों तरफ होती है, और ये चारों क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है। तो पोजीशन क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड एम्बेडेड ऑन डॉर्सल मैंने पहले भी बोला था, पीछे वाली सरफेस, डॉर्सल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड होती है। नंबर 4 होती है, पी साइज में होती है, मतलब छोटी होती है, ठीक है। एक और चीज जो है, दीज आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ थायराइड बोथ इन डेवलपमेंट और फंक्शनलिटी, मतलब इनकी फंक्शनलिटी का थायराइड हार्मोन की फंक्शनलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि थायराइड ग्लैंड पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई तो पैराथायराइड भी नहीं होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ना तो इनका डेवलपमेंट और ना ही इनकी फंक्शनिंग, दोनों थायराइड ग्लैंड पे डिपेंड नहीं करती। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हार्मोन। तो पैराथायराइड ग्लैंड पैराथॉर्मोन रिलीज करती है, जिसको कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। अब ये क्या करता है, देखो इसका फंक्शन देखना, अच्छे से समझना। इसका फंक्शन होता है, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, और ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करता है, एक तो जो अपना इंटेस्टाइन होता है उससे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। दूसरा, जो किडनी, जो जब अपना यूरिन फॉर्मेशन होता है तो उसमें से कैल्शियम लेवल, जो कैल्शियम आयन जो होंगे उनके एब्जॉर्प्शन को, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, ताकि यूरिन के साथ कैल्शियम का लॉस ना हो, तो वहां से वापस रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। और बॉन को ब्रेक करके, बॉन की जो आउटर लेयर होती है उससे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। इसका ठीक उल्टा कैल्सिटोनिन करता है। कैल्सिटोनिन ब्लड से कैल्शियम को कहां डालता है, बॉन के ऊपर, ये बॉन से कैल्शियम को कहां डाल रहा है, ब्लड में। कैल्सिटोनिन जो है कैल्शियम को एलिमिनेट करवाता है, ये कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, ब्लड में बढ़ाता है। यही वजह है कि कैल्सिटोनिन को एंटी पैराथार्मोन कहते हैं और पैराथार्मोन को एंटी कैल्सिटोनिन कहते हैं। साथ में
जो ये वाला हार्मोन है ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, ज्यादा को क्या कहते हैं हाइपर, तो ये हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, और वो जो अपने कैल्सिटोनिन था वो हाइपो कैल्सियमिक हार्मोन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, फॉस्फेट लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और इसके लिए फॉस्फेट को एलिमिनेट कर देता है यूरिन के साथ। इसके अलावा ये एक और काम करता है। अब जो ये अगले वाला फंक्शन है, ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो कैल्शियम आयन के Ca+2 के, ठीक है। Ca+2 होता है वो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के लिए जरूरी होता है, नर्व इंपल्स के लिए जरूरी होता है, ब्लड वो क्लॉटिंग के लिए जरूरत है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में Ca+2 भी एक फैक्टर होता है। और ये Ca+2 कब आएगा, जब ये अपने जो अपने पैराथार्मोन है अच्छे से वर्क करेगा, तो पैराथार्मोन की वजह से ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ेगा और ये सारे फंक्शन होंगे, इसलिए अपन ने इसके भी लिख दी। एक काम ये और करेगा, पैराथार्मोन जो होगा विटामिन डी का सिंथेसिस करवाता है। विटामिन डी क्या करता है, इंटेस्टाइन में से कैल्शियम आयन का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ाता है। अगर किसी पर्सन को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो कितना भी कैल्शियम कंज्यूम करे, उसकी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी वाले सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में या और भी कभी कि विटामिन डी की कमी से बॉन वीक रह जाती है। चाहे अपन कैल्शियम बराबर खा रहे हैं फिर भी बॉन वीक रहती है, कारण क्योंकि बॉडी क्या नहीं कर पाएगी, कैल्शियम को अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी फूड के अंदर से। ठीक है, तो फूड में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब मतलब डाइजेशन जब होता है, तो उसके बाद जब मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उस एब्जॉर्प्शन तब तक अच्छे से नहीं होता जब तक विटामिन डी नहीं बनता। तो ये विटामिन डी के सिंथेसिस को बढ़ाती है ताकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो सके। डिजीज देखते हैं, दो तरह की डिजीज है। पहली डिजीज है हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी। हाइपोकैल्सेमिक मतलब कैल्शियम का लेवल कम हो गया, और ये तो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। इसका मतलब ये डिजीज कब होगी, जब हाइपोसिक्रेशन होगा। क्या होगा, हाइपोसिक्रेशन होगा किसका, पैराथार्मोन का। पैराथार्मोन जब कम रिलीज होगा तब ये होगा हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी। और पैराथार्मोन कम होने से क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल घटेगा, क्योंकि पैराथार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। अगर ये नहीं होगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होने लगेगा, और साथ में फॉस्फेट का लेवल बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये फॉस्फेट के लेवल को कम करता है। और ये दोनों चीजें क्या करेगी, मसल्स में जकड़न सी पैदा करेगी, स्टिफनेस सी आ जाएगी, और साथ में ये नर्व और मसल्स के जो ये कॉन्ट्रेक्शन का काम भी कराते हैं वो इम्प्रॉपर हो जाएंगे, मतलब सडनली इंपल्स मिलेंगे, सडनली इंपल्स बंद हो जाएंगे। इस डिजीज को क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी, मसल्स एकदम जकड़ सी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होता है हाइपर सिक्रेशन की वजह से। अब इसको अच्छे से समझे, देखो जो ये पैराथार्मोन जो होता है ये बॉन है, और ये मान लेते हैं ब्लड। तो पैराथार्मोन क्या करता है, बॉन में से कैल्शियम को ब्लड में डालता है। अगर ये जरूरत से ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, बॉन में से कैल्शियम लेता ही रहेगा, तो बॉन के अंदर ऐसे छोटे छोटे छेद हो जाएंगे। बॉन को कहते हैं ऑस्टियो, और उसमें छेद बोले तो पोर होना क्या कहलाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। ये किस वजह से होता है, जब पैराथार्मोन क्या होता है, ज्यादा सिक्रेट होता है, इससे बॉन में कैल्शियम का लेवल कम होगा, और वो कैल्शियम कहां बढ़ रहा है, ब्लड में बढ़ रहा है, लेकिन बॉन में तो कम हो जाएगा। इससे बॉन में क्या होंगे, छेद होने लगेंगे, पोर बनने लगेंगे, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे। साथ में बॉन वीक हो जाएगी, आसानी से टूट सकती है। ठीक है, अगर ये ऑस्टियोपोरोसिस होने पर अपन इलाज करवा ले, बोले तो कुछ ट्रीटमेंट ले, तब तो ठीक है। अगर नहीं लेंगे तो ये पोर और बड़े बड़े होते जाएंगे और कैविटी बन जाएगी। और बॉडी क्या करेगी, सपोज करो ये एक बॉन है, उसमें ये इतनी बड़ी कैविटी बन गई, तो बॉडी क्या करेगी, यहाँ पे फाइबर से इस कवर को कवर कर देगी। इसको कहेंगे ऑस्टियोफाइब्रोसिस। क्या कहेंगे, ऑस्टियोफाइब्रोसिस। इसको ऑस्टिएसिस फाइब्रोसा सिस्टिका भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना डिस्क्रिप्शन था किसका, पैराथायराइड ग्लैंड का। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड का जो पैराथार्मोन है और थायराइड ग्लैंड का जो कैल्सिटोनिन है, वो एक दूसरे के क्या करते हैं, एंटी काम करते हैं। ये दोनों डिजीज भी इंपॉर्टेंट है, हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी का पूछ सकते हैं, और उससे ज्यादा ये ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोफाइब्रोसिस पूछा जाता है। ये आप नोट कर लीजिए। फिर दो छोटी छोटी सी ग्लैंड है अपन करते हैं, और फिर आज का वीडियो एंड करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं पीनियल ग्लैंड। तो देखो अपने हेड वाले पोर्शन में 3 ग्लैंड होती है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड, एक हाइपोथैलेमस, और एक होती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की पोजीशन देखें तो जो फोर ब्रेन होता है उसका एकदम पोस्टीरियर एंड जो होता है वहां पर पीनियल ग्लैंड होती है। यही वजह से कुछ बुक में मिड ब्रेन भी लिखा होता है कि इसकी पोजीशन होती है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास गवर्नमेंट की इंग्लिश बुक है तो उसमें ऐसा लिख दिया है कि ये हिंड ब्रेन में, ऐसा नहीं है। अगर आप हिंदी वाली बुक देखेंगे गवर्नमेंट की तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये
अग्र मस्तिष्क बोले तो फोर ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में होता है, ना कि हिंड ब्रेन में होता है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन में होता है। और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ब्रेन में बहुत सारी वेंट्रिकल्स होती है, कैविटीज होती है, उनमें से ये थर्ड वेंट्रिकल्स की रूफ पे क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, मिलेटोनिन सिक्रेट करती है। क्या करती है, मिलेटोनिन। अब ये मिलेटोनिन जो है वो अपनी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक डिसाइड करती है। 24 आवर्स का डाईयूरेनल रिदम जो होता है, मतलब दिन रात होना, वो ये मेंटेन करता है मिलेटोनिन। इसकी वजह से रात होते ही अपन को ऑटोमेटिकली नींद आने लगती है, दिन के समय अपना मतलब अपन जागे हुए रहते हैं। वो सब मेंटेन करने का काम कौन करती है, ये मिलेटोनिन करती है। मिलेटोनिन का यही फंक्शन है कि वो बॉडी का जो ये रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक का ये रिदम है, ये मेंटेन करे। और क्योंकि अपन जनरली आंखों से डिसाइड करते हैं कि कब अंधेरा है, कब उजाला है, लेकिन मिलेटोनिन भी अपना अंदर ही अंदर ये डिसाइड करवाता है बॉडी को कि कब रात हो रही है, कब दिन हो रहा है। यही वजह है कि पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई ऑफ बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्ड आई ऑफ बॉडी। तो इट मेंटेन बायोलॉजिकल क्लॉक, 24 आवर्स डाईयूरेनल रिदम। इसके साथ मिलेटोनिन जो होता है वो डार्कनेस में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और जब रात मतलब जब दिन होता है, लाइट एंटर करती है आंखों में, तो उसके सिग्नल जाते हैं पीनियल ग्लैंड के पास, और फिर मिलेटोनिन कम सिक्रेट होता है। जब हाई मिलेटोनिन होता है तो स्लीपनेस होती है, और हाई मिलेटोनिन कब होगा, अंधेरे में, इसलिए अपन को अंधेरे में नींद आती है। और जब लो मिलेटोनिन होता है तो अपन जागे हुए रहते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो लाइट लगाकर सोते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा लाइट बंद करके सोना चाहिए, अंधेरा करके सोना चाहिए। इससे बॉडी का रिदम बनता है, मिलेटोनिन ज्यादा सिक्रेट होगा आसानी से और अच्छी नींद आएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स। ये गोनेट्स के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। ऐसे एकदम क्लियर विजिबल तो नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ केस देखे गए हैं कि मिलेटोनिन जब जरूरत से ज्यादा रिलीज होता है तो जो प्यूबर्टी होती है वो डिलेड हो जाती है, और मिलेटोनिन जब कम सिक्रेट होता है तो प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, ठीक है। इसके देखो एक क्वेश्चन है, पहले तो ये देख लेते हैं। लेस मिलेटोनिन होने पर अर्ली प्यूबर्टी होती है, और मोर मिलेटोनिन पे होने पर प्यूबर्टी डिले होती है। अब एक चीज है, देखो एक क्वेश्चन आता है, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे पूछ सकते हैं कि जो ब्लाइंड चिल्ड्रंस होते हैं उनमें प्यूबर्टी जल्दी क्यों आती है। तो क्यों होती है, ब्लाइंड चिल्ड्रंस में वो लाइट का इंपल्स वगैरह ऐसा कुछ तो होगा नहीं, तो उनमें मिलेटोनिन इतना ज्यादा सिक्रेट नहीं होता, और मिलेटोनिन ज्यादा सिक्रेट नहीं होगा तो उन्हें क्या होगा, प्यूबर्टी जल्दी आ जाएगी। दूसरा, चिल्ड्रन जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां सनलाइट ज्यादा पड़ती है, उनमें प्यूबर्टी जल्दी क्यों आती है, अगेन यही, जब ज्यादा सनलाइट होती है, सनलाइट ज्यादा होती है तो लाइट जब एंटर करती है तो मिलेटोनिन का सिक्रेशन इनहिबिट हो जाता है, तो मिलेटोनिन कम सिक्रेट होगा, और लेस मिलेटोनिन अर्ली प्यूबर्टी देता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अगर अपन सर्जिकल प्रोसीजर करके मिलेटोनिन मतलब बोले तो पीनियल ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दे तो क्या बॉडी पे इंपैक्ट होगा। तो अगर अर्ली स्टेज में किसी पर्सन की या किसी बच्चे की ये अपने पीनियल ग्लैंड को क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो उसमें मिलेटोनिन का सिक्रेशन कम होगा और उसकी प्यूबर्टी क्या आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन तीनों में से कोई एक केस दे देगा और कहेगा उसमें प्यूबर्टी जल्दी क्यों आती है। तो अपन को क्या बताना है कि इन तीनों में से किसी भी केस का दे कि इन केस में जो होगा मिलेटोनिन कम सिक्रेट होगा, और कम सिक्रेट होगा और कम मिलेटोनिन सिक्रेट होता है तो प्यूबर्टी क्या आ जाती है, जल्दी आ जाती है। एक बॉडी में मिलेटोनिन के फंक्शन क्या है, ये बॉडी का 24 आवर्स का जो रिदम होता है वो बनाती है। जब मिलेटोनिन ज्यादा सिक्रेट होता है अंधेरे में, और ज्यादा मिलेटोनिन होने पर स्लीपीनेस होता है, नींद आती है। उजाले में मिलेटोनिन कम सिक्रेट होता है, मिलेटोनिन कम होगा तो अपन एवेक रहेंगे, जागे हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर एक ग्लैंड और करता है, थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड लेते हैं थाइमस ग्लैंड। तो अभी तक अपन ने कौन कौन सी ग्लैंड कर दी, देखो हेड में 3 ग्लैंड थी, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल हो गई। नेक रीजन में 2 ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, वो भी हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं चेस्ट रीजन में। चेस्ट रीजन में अपनी नेक्स्ट ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड। ये थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है, और ये ग्लैंड और ये हार्मोन दोनों ही इम्यूनिटी से रिलेटेड है। इस हार्मोन की वजह से टी लिम्फोसाइट जो होती है वो मैच्योर होती है। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। लिम्फोसाइट जनरली का बनती है, बोन मैरो में बनती है, और एक लिम्फोसाइट जो होती है वो बोन मैरो में बनके बोन मैरो में मैच्योर भी हो जाती है, उसे कहते हैं बी लिम्फोसाइट।
और दूसरी लिम्फोसाइट जो होती है, जब तक थाइमोसिन हार्मोन नहीं मिलता वो मैच्योर नहीं हो पाती, फंक्शनल नहीं हो पाती, अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, उनको कहते हैं टी लिम्फोसाइट। इट स्टिमुलेट द लिम्फोसाइट टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, ये लिम्फोसाइट को बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्टिमुलेट करवाती, बोले तो मैच्योर करवाती। साथ में ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन को भी क्या करती है, बढ़ाती है। ओवरऑल ये एक तरह का इम्यून ऑर्गन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एज के साथ, मतलब प्यूबर्टी जब आ जाती है, मतलब जब अपन 13, 14, 15 ईयर के हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये थाइमस ग्लैंड जो है डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और एक सर्टेन एज तक जाते जाते ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी तरह से डीजनरेट हो जाती है। और यही वजह है कि ओल्ड एज में अपना इम्यून रिस्पॉन्स एकदम वीक हो जाता है, अपन को कोई भी बीमारी जल्दी से हो जाती है। कारण है क्योंकि अपनी थाइमस ग्लैंड बिल्कुल ही क्या हो चुकी है, डीजनरेट हो चुकी है। तो आफ्टर प्यूबर्टी इट्स साइज डिक्रीज कंटिन्यूअसली, सो इन ओल्ड एज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है और एट अ सर्टेन एज इट कंप्लीटली स्टॉप। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कारण है कि ओल्ड एज में इम्यून रिस्पॉन्स वीक होता है, तो कारण क्या है कि थाइमस ग्लैंड जो है वो डीजनरेट हो चुकी है, थाइमोसिन उतना रिलीज नहीं हो रहा, रिलीज क्या उतना क्या बिल्कुल ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, ना तो टी लिम्फोसाइट मैच्योर हो पाएगी, ना एंटीबॉडी वगैरह बनेगी, ठीक है। तो इस वजह से इतनी इम्यूनिटी नहीं होती जितनी यंग लोगों में होती। इसके साथ आज का अपन ये पार्ट एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन रिमेनिंग जो 4 ग्लैंड रह गई अपने, कौन कौन सी रह गई है, एक एडिनल ग्लैंड रह गई अपने, एक पैनक्रियाज रह गया और 2 गोनेट्स रह गए, उनको स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से इसको नोट करके अच्छे से लर्न कीजिए। तो उम्मीद करूंगा आप खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।